हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है 6th क्लास से। एंड ये 6th क्लास की सोशल साइंस की फ़र्स्ट वीडियो है। सोशल साइंस में भी हमने जो बुक उठाई है वो है आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। ये जो हमारी क्लासेस हैं बेटा बाईलिंगुअल रहेंगी। और जो ये क्लासेस हैं बाईलिंगुअल के साथ में हम आपको यहाँ पर विदाउट हेल्पिंग बुक की रीड करना सिखाएंगे। एंड ये जो क्लासेस हैं ये सभी के लिए यूज़फुल हैं, चाहे वो 6th क्लास में या जिसको NCERT 6 से 12 तक रीड करनी है वो भी हमारी इन क्लासेस को फॉलो कर सकता है। तो देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो पूरी क्लास जो 6th क्लास है उनकी जो यूनिट्स हैं वो 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट कौन कौन सी हैं सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो 4 यूनिट हैं। देखिए, एक तो है आपकी डाइवर्सिटी। मतलब कि फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है बेटा, आपकी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता। तो फर्स्ट यूनिट में यहाँ पर देखिए 2 लेसन दे रखे हैं। कौन कौन सा? एक है आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है कि वो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। यहाँ पर विविधता को समझने की बात होती है। विविधता होती क्या है सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो हमारी यूनिट का जो नाम है ना वो भी क्या है, विविधता ही तो है। तो क्यों ना सबसे पहले इस विविधता को समझ लिया जाए, इस डाइवर्सिटी को समझ लिया जाए। देखिए, आपने एक अपने आसपास चीज़ देखी होगी। आप अपने भाइयों से अलग हैं, आपकी बहनें आपसे अलग हैं। मतलब सबकी अगर मैं बात करूँ चेहरे की, फेस कट की, तो वो सबका अलग है। सबके शरीर की बात करूँ तो वो भी थोड़ा थोड़ा सा अलग है। देखिए, एक जैसा कुछ भी नहीं है हमारे आसपास में, ठीक है। आप देखोगे पानी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, पानी है, आसमान है, ज़मीन है। ज़मीन में भी बात करूँ तो मिट्टियाँ कई टाइप की मिल जाएंगी आपको, पानी कई टाइप के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आपको अपने आसपास के स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे। आपको लोगों की बोलने की जो भाषा है वो भाषा अलग अलग टाइप की मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ पहनावे की, खाने की, तो वो भी डिफरेंट टाइप का है बेटा। जो ये बहुत तरीके की अगर कोई चीज़ें होती है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोल देते हैं। मतलब कि विविधता है, सब भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो बेटा हम यहाँ पर डाइवर्सिटी को समझते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में। और सेकंड जो चैप्टर है आपका डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। बेटा आपने सुना है कि हमारे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बेटा भेदभाव। बोलते हैं ना गाँवों में कि ऊंची जात है, नीची जात, लाइक इस टाइप की बातें हो गई। ये मेरे धर्म का नहीं, ये तो नॉन वेज खाता है, ये वेज खाता है ना। तो इस टाइप के जो बेटा भेदभाव होते हैं यहाँ पर उन चीज़ों को समझाया गया है। विविधता के साथ में भेदभाव किस तरीके से वर्क करता है वो सारी चीज़ें हम फर्स्ट यूनिट में देखते हैं। अगर मैं सेकंड यूनिट की बात करूँ तो बेटा सेकंड आपके यूनिट का क्या नाम है, आपके सेकंड यूनिट का नाम है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है सबसे पहले देखो, आपने एक बात ध्यान रखनी है बेटा। जो सरकार है ना वो पहले मान लीजिए, देखिए आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले सरकार क्या है बेटा, सरकार क्या है यही तो जानना है आपको। मैं कहता हूँ कि देखो आपके गांव के लोग हैं, मान लीजिए ये आपके गांव के लोग हैं। इस गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मान लीजिए इस गांव में ना टोटल 100 लोग हैं। अब 100 लोगों को पता क्या जरूरत है, 100 लोग बोल रहे हैं कि गांव का ना हमको ना कोई मुखिया चाहिए। देखो मुखिया क्यों चाहिए, जैसे कि अगर कोई बाहर का पर्सन आता है या कोई भी काम होता है तो हम उस मुखिया से बात कर सकते हैं। गांव के विकास में कोई काम करवाना है तो हम उसके थ्रू बात कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको ये समझ में आ गया कि हाँ गांव का कोई काम करवाना तो वो मुखिया हेल्प कर देगा। मतलब जो सबके हित की लड़ाई होगी ना बेटा, सबके हित की लड़ाई, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट। बेटा पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सबका हित, है ना। यानी कि सार्वजनिक हित की बात होगी बेटा। तो ये जो मुखिया है ना, जो गांव के लोगों ने चुना है जिसको, ठीक है, इन 100 लोगों में से एक बंदे को चूज किया गया, बोला कि ये मुखिया है और मुखिया ही सबके हित की लड़ाई लड़ेगा। और इस चीज़ में कौन साथ देगा, गांव के सभी लोग उसमें साथ देंगे। गांव के जो सदस्य हैं ना, गांव के जितने भी लोग गांव में रहते हैं, गांव के लोग, तो बेटा ये जो गांव के लोग हैं ना उस सब में क्या देंगे, साथ देंगे। समझ में आया। तो बेटा सबने यहाँ पर क्या किया, एक व्यक्ति चुना जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, मुखिया। इसी तरीके से बेटा पूरे देश में ना हम भी क्या करते हैं, अपने देश को अच्छे से चलाने के लिए ना हम सबको एक सरकार की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, हमने ना उनको सरकार नाम दे दिया। अब सरकार करती क्या क्या है बेटा, पहली बात तो वो आपके लिए कोई कानून बनाती है। सबने सुना है सरकार कानून बनाती है। बेटा कानून बना देगी, उसके बाद उस कानून को लागू भी करवाती है। क्या करवाती है बेटा, उस कानून को लागू करवाती है
हम लागू किस पर होते हैं? देखो, कानून हम सबके लिए बनते हैं। कानून देखो, गांव में कोई मुखिया जी ने कोई ना नियम पारित किया, गांव के मुखिया ने बोला कि अब से सभी बच्चे इस रास्ते से गुजरेंगे, तो गांव के सारे लोग उसको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इस तरीके से सरकार भी ना कानून बनाती है, उस कानून को पूरा देश फॉलो करता है, ठीक है। तो वो कानून बना दिया है ना, उसको बाद में क्या करते हैं? पूरे देश में लागू करते हैं। लागू करने के बाद क्या होता है कि अब न्याय करने का भी काम कौन करता है? सरकार करती है, जिसमें हम बोलते हैं जज। तो बेटा जो जज है वो भी एक सरकार का ही अंग है, ठीक है। न्यायपालिका बोलते हैं जिसको हम। न्यायपालिका बेटा आप आने वाली जो क्लासेस हैं ना, आप उनमें देखोगे, ठीक है। तो न्यायपालिका वगैरह आप देखोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार क्या है? ये भी जो सरकार है ना, हम लोगों के द्वारा ही चुनी गई सरकार है, हम लोगों के लिए चुनी गई है, ठीक है। और ये हम पर ही क्या करती है बेटा? शासन करती है। शासन, शासन यानी कि रूल भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इसको रूल बोलते हैं। शासन का मतलब क्या है कि जब कोई मतलब कि हम किसी को पावर दे देते हैं। जैसे आपने घर में देखा है, आपने पापा देखा है, मम्मी देखा, आपके घर में मुखिया कौन हो सकता है? आपकी मम्मी हो सकता है आपके फादर साहब हो। तो बेटा इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके अगर मदर हों या आपके फादर साहब हों या आपके दादाजी हों, दादी जी हों, आपके घर के मुखिया, ठीक है, तो उनकी बातों को सब मानते हैं, उनकी बातों को क्या करते हैं बेटा? सभी मानते हैं। तो जब मतलब कि मुखिया की बातों को सब मानते हैं, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? इनकी बतूती बोलते हैं। इनकी तो भाई बहुत पावर है, पापा की तो बहुत पावर है, दादी की तो बहुत पावर है बेटा। इस पावर से ही ना जब वो लोगों को कंट्रोल करते हैं, घर के सदस्यों को ना कंट्रोल करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि ये करना, वो नहीं करना है। तो बेटा जो ये करने को आपको मजबूर करता है ना कोई भी काम, तो इसका मतलब ये है कि बेटा वो शासन है, वो आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, मतलब आपको वो ऑर्डर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो बेटा यही शासन होता है, और आपकी बातें सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि बेटा केवल ऑर्डर्स देते हैं, वो ऐसा नहीं है। आपकी अगर कोई रिक्वेस्ट है ना, उस रिक्वेस्ट को या आपकी सजेशन को ना बेटा, वो आपकी सजेशन को यानी कि सुझाव को, ठीक है, और आपकी रिक्वेस्ट को बेटा वो सुनते भी हैं। तो बेटा सरकार का काम आपको समझ में आ गया, सरकार क्या होती है, और ये सारी चीज़ें ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि सरकार होती क्या है, सरकार कैसे काम करती है। नेक्स्ट है बेटा आपका चैप्टर, मतलब यूनिट है जो आपकी, वो है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि स्थानीय सरकार और प्रशासन। स्थानीय सरकार और प्रशासन का क्या काम है बेटा? आइए उसको भी जान लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ स्थानीय सरकार क्या होती है, आपने सरपंच देखा है गांव में? सरपंच किसने देखा है? सरपंच होता है, ठीक है। तो बेटा गांव में क्या होता है? सरपंच होता है। शहर में क्या होता है बेटा? पार्षद होता है, ठीक है। तो गांव का सरपंच किस तरीके से वर्क करता है? ग्राम सभा क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इन चैप्टर्स के दौरान जानोगे, ठीक है। पंचायत किसे कहते हैं? जो मतलब कि आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है ना, उसमें मतलब कि आपके आसपास की स्थानीय सरकार है, मतलब उनको शामिल करते हैं। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपके जो तहसीलदार हो गए, पटवारी हो गए बेटा, ये सभी किस में आते हैं? डीएम वगैरह, ये सारे आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर पंचायती राज। तो पंचायत किस तरीके से एक गांव को रूल करती है, यहाँ पर हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि गांव का प्रशासन। तो गांव का प्रशासन रन कैसे करता है, वो सारी जानकारियाँ हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि शहर का प्रशासन किस तरीके से वर्क करता है। तो ये सारा स्थानीय सरकार और प्रशासन के जो यूनिट है उसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है बेटा आपका लिवलीहुड, जिसको हम आजीविका बोलते हैं, मतलब कि जीवन यापन किस तरीके से किया जाता है। जीवन यापन मतलब कि आप अपने जीवन को किस तरीके से जीते हो। सिंपल से शब्दों में हम ये कह सकते हैं, आजीविका का मतलब यही होता है कि आप अपने जीवन को किस तरीके से जी रहे हो। समझ में आया? तो जैसे कि देखिए गांव का जीवन किस तरीके से अलग है शहर के जीवन से, तो वो हम इन दोनों में जानेंगे, ठीक है। गांव में लोग कैसे जीवन जीते हैं और शहर के लोग किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं, तो ये सब हम किस में जानेंगे? आपके 6th क्लास की जो आपके सोशल एंड पॉलिटिकल जो लाइफ बुक है, जो पार्ट 1 है, ठीक है। तो हम इसमें ये सारी जानकारियाँ अवेल करेंगे। और मेरा नाम आपको बता दूं बेटा, मेरा नाम है के डी भारद्वाज। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं बेटा, डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए जब हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे ना, किसकी? इसकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो बुक है आपकी, सामाजिक और राजनीतिक जीवन,
जो भाग 1 जो बुक है उसके जो चैप्टर्स हैं बेटा, मैंने ना ये ना यूनिट वाइज डिवाइड करे हैं। मैंने बोला कि अपने बच्चों को ना मैं ना मतलब कि यूनिट वाइज पढ़ाऊँगा, ना कि मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा आपको कि भाई जैसे चैप्टर वाइज नहीं बेटा, मैं आपको ना यूनिट वाइज पढ़ाऊँगा। और जो यूनिट में है ना वो चैप्टर्स भी क्या होंगे, कवर होंगे। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पर मैंने आपको ये चैप्टर्स दिखाए थे ना, ये सारे चैप्टर्स का जो भी कंटेंट है बेटा वो ना अगर मैं डाइवर्सिटी बोलता हूँ तो उसी में ही इंक्लूड हो जाएंगे और मैं आपको सारी चीज़ें करवा दूँगा बेटा। इन क्लासेस को, मेरी क्लासेस को लेने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा बेटा, आपको ना जो आपकी हेल्पिंग बुक होती है ना उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आप एबल हो जाओगे, किस चीज़ में एबल हो जाओगे बेटा, आप ना अपने क्वेश्चन आंसर को ना खुद अपनी तरफ से बनाने में ना एबल हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या होगा यहाँ पर बेटा, आपके साथ ना कोई ना डेली ना मैं ना जीके का कोई ना कोई टॉपिक शेयर करूँगा। यानी कि आपको मैं क्या दूंगा बेटा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आपको अगर कोई भी ना कंपटीशन एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, और आप हमारी और भी क्लासेस को फॉलो कर सकते हो, जैसे कि हमारा मैथ को हम बेटा क्या कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ से ना जोड़ करके ना हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ रहे हैं और फिर उसको हम आपको क्या करा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, हम आपको क्या कर रहे हैं, फिर पढ़ा रहे हैं। तो बेटा अगर आपको मैथ भी पढ़ना है तो प्लीज़ आप हमारे यहाँ से पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे यहाँ पर पढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है और आप यहाँ से अच्छे से उन चीज़ों को, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में मैथ को कैसे यूज़ करना वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये एक 2 तरीके हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर ना देखिए हमारी जो क्लास है ना वो ना दोनों लैंग्वेज में है। किस किस में, हिंदी में भी है भैया और किस में है, ये इंग्लिश में भी है। मतलब कि अगर कोई हिंदी का स्टूडेंट है, कोई इंग्लिश का या हिंदी का, दोनों में से किसी का स्टूडेंट है ना, तो वो हमारी क्लासेस के थ्रू ना क्या कर लेगा, वो अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर पाएगा। और जो बच्चा हिंदी में कमज़ोर है ना वो अपनी हिंदी को इम्प्रूव कर पाएगा। क्या कर पाएगा बेटा, अपनी हिंदी को इम्प्रूव कर पाएगा। तो आप यहाँ से अपनी सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश और हिंदी दोनों को इम्प्रूव कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर ना जो सारी हेडलाइंस हो गई या कोई भी चीज़ है ना, मैंने यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस में हम क्या देखेंगे बेटा, ये आपका पेज नंबर 1 है। जब मैं आपको इसकी पीडीएफ डालूंगा तो आप उस पीडीएफ को ना देख सकते हो कि पेज नंबर 1 कौन सा था, पेज नंबर 2, 3, 4, 5, इस तरीके से इसमें 5 पेज है। और बेटा ये इनका जो आपकी 4 जो यूनिट्स हैं ना, जो आपकी 4 इकाइयाँ हैं इस किताब की, उनको मैंने यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करके दिया है कि हम हर जो आपकी इकाई है उनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्योंकि पता होना चाहिए बेटा, अगर देखो आपको रास्ता पता है ना आपको मंजिल मिल जाएगी बेटा। अगर आपको रास्ता पता नहीं है तो आपको मंजिल मिलेगी नहीं, आप रास्ता भटक जाओगे और अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो देखो आप सबको एक चीज़ और बता दूं, पढ़ाई सबसे इजी है और हम यहाँ पर ना याद कुछ भी नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बस क्या है कि बस स्टडी करेंगे। एक और बस आप क्लास में बैठ जाइए अपने माइंड को प्रेजेंट करके, और जो मैं बोल रहा हूँ बस उस पर ध्यान दीजिए। बाकी का आपको कुछ नहीं करना है। बाकी के आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप खुद लिख पाओगे। और आपको कोशिश करनी है मेरे बाद में आप अपनी लैंग्वेज में इनके आंसर लिखें। जो आप सोचते हो ना वो आप सीधा लिखें। अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि उसको किस तरीके से ठीक करना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो यूनिट 1 है उसके बारे में। आपकी यूनिट 1 है आपकी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को ना हम इस तरीके से डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए उसमें सबसे पहले बात होती है मेकिंग फ्रेंड्स की। तो दोस्ती हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो 2 लोग जब दोस्ती करते हैं तो उससे होता क्या है। अभी कह रहा है कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स, मतलब विविधता हमारे जीवन को किस तरीके से समृद्ध करती है। तो देखिए जब 2 लोग दोस्ती करते हैं तो उनका खान पान पता चलता है। जैसे आपका दोस्त मान लीजिए कोई मुस्लिम है और आप हिंदू हो, ठीक है, तो होता क्या है इससे, जब 2 लोग हैं ना तो आप उनके त्योहारों के बारे में जानोगे, आप उनकी परंपराओं को जानेंगे, वो आपकी परंपराओं को जानेगा। तो बेटा इससे क्या होती है, जो आपकी विविधता है वो समृद्ध हो जाती है। इससे आपकी विविधता में 4 चांद लग जाते हैं और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाती है कि आपके आसपास के लोग किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट बात होती है भारत में डाइवर्सिटी, यानी कि भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया। बेटा डाइवर्सिटी इन इंडिया में हम क्या देखते हैं, बेटा डाइवर्सिटी इन इंडिया में हम देखते हैं कि भारत में इस तरीके से कितनी विविधता है, कितनी सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। वो खान पान, रहन सहन, तीज त्यौहार के बारे में बात करें, मतलब फेस्टिवल्स भी हैं, है ना, और रहना सहना हो गया, पहनना हो गया, कुछ भी हो गया। बेटा इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें। लैंग्वेज का बैरियर है, इतने सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं। तो वो हम देखेंगे कि विविधता क्या है,
है ना, विभिन्न एग्जाम्पल्स के जरिए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है बेटा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता क्या है। मतलब कि हम कहते हैं ना भारत मतलब कि विविधता में एकता वाला देश है। भारत में ना विविधता तो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारी जो ये डाइवर्सिटी में ही ना हमारी सबसे बड़ी एकता छुपी हुई है। जो हम बोलते हैं ना एकता छुपी हुई है, तो वो किस तरीके से छुपी हुई है बेटा हम ना अपनी इन क्लासेस के दौरान जानेंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका डिफरेंस एंड प्रीजुडिस। बेटा ये डिफरेंस एंड प्रीजुडिस क्या होता है? अंतर और बेटा पूर्वाग्रह में बहुत अंतर होता है, इन दोनों मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है कि जैसे कि ये लड़का है और लड़की, बस बेटा। लेकिन प्रीजुडिस का मतलब है यानी कि पूर्वाग्रह का मतलब है कि आपने ना अपने मन में कुछ चीज़ ठान ली। जैसे किसी ने आपको बताया कि किसान, तो बेटा आपके माइंड में पता सबसे पहले क्या होगा? किसान तो गरीब होते हैं। आपके मन में एक ऐसा बंदा आ रहा होगा जिसने लुंगी पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा है और वो खेत में बैठा है और उसका खेत सूखा हुआ है। मतलब आपके मन में ये धारणा बन चुकी है कि किसान गरीब होते हैं, गांव के लोग, जैसे लोग बोलते हैं ना गांव के लोग तो गंवार ही होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये सब ना प्रीजुडिस बोलते हैं इसको, मतलब कि इसको पूर्वाग्रह बोलते हैं। मतलब कि अपने मन में पहले से कोई धारणा बना करके चल देना, इसका मतलब ही प्रीजुडिस या पूर्वाग्रह होता है। बेटा एक होता है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। बेटा जो ये धारणाएं हैं ना, जो पूर्वाग्रह बनता कैसे है ये हम यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे कि बनता कैसे। देखो जब हमको पता चल जाएगा बनता कैसे, तभी तो हम वो धारणाएं, गलत धारणाएं बनाना बंद करेंगे अपने माइंड में। सही बात है ना, हम प्रीजुडिस नहीं बनाएंगे फिर। अब नेक्स्ट है बेटा आपका इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? असमानता क्या है? देखिए आप मान लीजिए दिव्यांग हो और आपका भाई दिव्यांग नहीं है, तो मतलब कि एक दिव्यांग एक दिव्यांग नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि उनमें थोड़ी सी इनइक्वलिटी है, जो कि किसने दी है? गॉड गिफ्टेड है बेटा। वो किसके द्वारा है? गॉड गिफ्टेड बेटा, वो गॉड गिफ्टेड है। वो इनइक्वलिटी कैसी है? वो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। या वो किसी एक्सीडेंट में उनको कोई दिक्कत हो गई थी, तो वो ऐसा हो सकता है, या तो गॉड गिफ्टेड होगा या ह्यूमन एरर होगा, ये दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ह्यूमन का मतलब होता है बेटा मानव, ठीक है, ओके। अब अगर ये भगवान के दी हुई भी नहीं है, मतलब वो जन्म से नहीं है, ठीक है, बाई बर्थ नहीं है, बाई बर्थ नहीं है, ओके। हो सकता है कुछ चीज़ बाई बर्थ ना हो, तो वो तो होती है बेटा इनइक्वलिटी। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन ये है कि अब आप उसको बार बार लंगड़ा लंगड़ा कह रहे हो, दिव्यांग है मान लीजिए वो, या आप उसको अंधा अंधा कह रहे हो, ठीक है, आप उसको चिढ़ा रहे हो। और जब बात होती है ना कि भाई मान लीजिए वो भी ना कोई काम अच्छे से कर सकता, मान लीजिए उसको कंप्यूटर सीखना है, आप बोलते तू कंप्यूटर सीखेगा, तू तो भाई अंधा है, तू तो लंगड़ा है, तू ये क्यों करेगा, तू नहीं कर सकता ये, ठीक है। तो बेटा जब ऐसी कोई बात होती है ना, तो वही बेटा भेदभाव होती है। तो इनइक्वलिटी एंड भेदभाव में बेटा अंतर है, वो हम ना अपने पार्ट में और अच्छे से जानेंगे जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे। अगला है बेटा स्ट्राइव फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए संघर्ष। आप सबको पता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर रहे थे, या पहले लेडीज़ों के साथ जैसा आज बर्ताव किया जा रहा है ना बेटा, ऐसे पहले लेडीज़ों के साथ होता नहीं था, ये अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इन लड़कियों ने भी ना बहुत बड़ी जंग लड़ी थी, तब जा कर के इनकी ज़िंदगी में ये इक्वलिटी आई है। नहीं तो पहले लेडीज़ को मतलब कि काफ़ी ज़्यादा घर के अंदर ही रखने की कोशिश की जाती थी, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, बहुत सारी चीज़ें। तो बेटा उन्होंने भी क्या किया था? समानता के लिए संघर्ष किया था, ठीक है। हमारे साथ अंग्रेज भी तो ये करते थे, हमको अनइक्वल मानते थे, और जब इनइक्वल मानते थे तो हमारे साथ मतलब कि वो इक्वलिटी का बिहेवियर नहीं करते थे, मतलब कि समानता का व्यवहार नहीं करते थे। बेटा स्ट्राइव का मतलब होता है संघर्ष, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, ठीक है। तो बेटा ये हम यहाँ पर आपकी डाइवर्सिटी जो वाली फर्स्ट यूनिट है बेटा, इसमें हम ये सारी चीज़ें रीड करेंगे, और जो कि आपके 2 चैप्टर्स को कवर करते हैं। कौन कौन चैप्टर को कवर करेगी बेटा? ये आपके एक तो आपका फर्स्ट चैप्टर को कवर करेगी एंड आपके सेकंड चैप्टर को कवर करेगी, एक ही यूनिट। तो बेटा हम पूरी यूनिट को पढ़ेंगे, ना कि हम सिंगल चैप्टर को यहाँ पर पढ़ेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं आपके सेकंड यूनिट की, ठीक है। तो सेकंड यूनिट आपकी ये है, ये ठीक है। सेकंड यूनिट के बारे में बात करता हूँ। देखिए सेकंड यूनिट में आप देख रहे हो गवर्नमेंट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए आपने सुना है कि राज्य सरकार होती है, किस किसने सुना है कि राज्य में सरकार होती है, एक केंद्र में सरकार होती है, और एक स्थानीय सरकार, मतलब स्थानीय सरकार। तो आप इन तीनों लेवलों को समझोगे कि तीनों लेवल होते कहाँ कहाँ हैं, कौन सा कब कहाँ होता है बेटा, ये सारी चीज़ जानोगे। उसके बाद लॉ एंड द गवर्नमेंट, लॉ एंड द
गवर्नमेंट। बेटा लॉ क्या होता है, मतलब कि आप ये देखोगे कि भाई जो कानून है ना, कानून क्या है, कानून बनता कैसे है, गवर्नमेंट कैसे कानून बनाती है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार क्या करती है, कैसे कानून लागू होते हैं। ठीक है, क्या सरकार पर भी कानून लागू होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे। बेटा नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के तरीके कितने हो सकते हैं, किस किस टाइप की हम गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो वो देखोगे। एक होता है बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब कि जब लोग चुन करके किसी गवर्नमेंट को बनाते हैं ना, जब लोग चुनते हैं खुद ही। जैसे पहले राजा था, राजा को लोग थोड़ी चुनते थे, राजा का बेटा राजा होगा। ठीक है, तो पहले ऐसे होता था। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा, लोकतांत्रिक सरकार में यही होता है कि आपका जो गवर्नमेंट है ना, वो आपके द्वारा चुनी गई है। मतलब कि किसने चुना है उनको, हम लोगों की चॉइस है वो। ठीक है, तो हम लोगों की वो क्या है बेटा, चॉइस। ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यहीं पर, नेक्स्ट है बेटा आपका लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपकी थर्ड यूनिट है। बेटा इस थर्ड यूनिट में हम क्या पढ़ते हैं, क्यों ना वो भी जान लिया जाए। बेटा इस थर्ड यूनिट में हम देखते हैं कि आपकी ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा क्या होती है, मतलब कि जो गाँव के लोग हैं ना बेटा, उन्हीं को हम ग्राम सभा कहते हैं। और पूरे चैप्टर में हम ये देखते हैं उसमें कि भाई ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा बार बार यूज होता है, आपने सुना होगा ना ग्राम सभा। बेटा ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, गाँव के जो लोग हैं जो वोट कर सकते हैं। बेटा जो गाँव के लोग जो वोट कर सकते हैं ना, वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत क्या होता है बेटा, गांव में ना, मतलब कि जो ग्राम सभा के लोग हैं वो मिलकर के ना सरपंच चुनते हैं, है ना, कुछ मेंबर्स होते हैं, तो उन सबको मिला करके ग्राम पंचायत बनती है। ठीक है, इसमें ग्राम सभा भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है बेटा 3 लेवल ऑफ पंचायत। पंचायत के बेटा 3 स्तर होते हैं, वो हम सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्तर होते हैं, वो तो आपको मैं वहीं बताऊँगा। एक है बेटा इक्वायरल इन द विलेज। बेटा जब हम ये लेसन रीड करते हैं ना, मतलब कि जब लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाली जब हम इस यूनिट को रीड करते हैं, तो हम ना एक गाँव का झगड़ा भी पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेरल का मतलब क्या होता है बेटा, क्वेरल का मतलब होता है बेटा झगड़ा। ठीक है, वो भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का एरिया कैसा होता है, पुलिस स्टेशन कैसे अपने एरिया में वर्क करती है, वो सारी चीज़ देखेंगे। एक और होता है बेटा, एक होता है आपका यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का मतलब है जो राजस्व विभाग का काम। आपके गांव में खेत वेत हैं, आपकी ज़मीन है, आपको पता है सरकार को पता होता है कि किसकी ज़मीन कितनी है। तो बेटा सरकार इतना सारा जो रिकॉर्ड है, इतना सारा जो डाटा है, कैसे मेंटेन करती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर एक देखेंगे एक डॉटर वेस, एक बेटी की चाह क्या होती है, मतलब वो अपने माँ बाप से क्या चाहती है। ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है बेटा ए न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। आपको पता है हिंदुओं के लिए ना एक लॉ बनाया गया था, जिसमें ना बेटियां अपने पिता की जो संपत्ति है ना, मतलब कि ज़मीन जायदाद में से क्या ले सकती है, अपना हिस्सा ले सकती है। तो बेटा उसको क्या कहते थे, मतलब न्यू लॉ बोलते हैं उसको, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया था ये। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका अदर पब्लिक सर्विसेज इस सर्वे। तो जो अदर पब्लिक सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, जो अन्य सार्वजनिक सेवाएं हैं। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है बेटा, जो सेवाएं हम सब यूज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ऐसी सर्विसेज। अब सेवा क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट को उनको फैसिलिटी देती है ना, लाइक आपको मिड डे मील किसको मिलता है बेटा, मिड डे मील क्या है बेटा, ये एक सुविधा ही तो है, ये एक सेवा ही तो है जो गवर्नमेंट ने दिया है। आपको सरकारी टीचर्स अवेलेबल हुए तो बेटा वो आपके लिए सुविधा ही तो है, तो बेटा इसको बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया सार्वजनिक सर्विसेज क्या होती हैं। और अगर कोई प्राइवेट सर्विसेज का मतलब है कि आपसे कुछ चार्ज करके कर रहा है, तो वो प्राइवेट सर्विसेज हो गई। लेकिन गवर्नमेंट सर्विसेज में, यानी कि जो आपकी पब्लिक सर्विसेज होती हैं बेटा, उनका जो पैसा होता है ना, उसके बदले में जो देना होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है अगर हम प्राइवेट सर्विसेज की तुलना करें। तो देखो एक सरकारी भोजनालय है, एक प्राइवेट होटल, तो बेटा प्राइवेट होटल की ज़्यादा फ़ीस होती है ना, सरकारी स्कूल में फ़ीस कम लगती है और गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि आपके प्राइवेट स्कूल में फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। तो हम यहाँ पर देखिए जो पब्लिक जो सर्विसेज है ना, उनको फंडिंग कौन करता है बेटा, गवर्नमेंट करती है, मतलब सरकार करती है। तो हम ये देखते हैं कि क्या वो उस फंडिंग के हिसाब से काम सही से कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा आपका द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। पुलिस थाने में होने वाला काम किस तरीके से होता है, मतलब पुलिस थाना में काम कैसे होता है। आपके यहाँ पर पुलिस आती है, आपने देखी है कि आपके यहाँ पर पुलिस आई है, तो बेटा वो पुलिस वाले काम कैसे करते हैं,
तो वो सारी चीज़ें आप इस पार्ट के अंदर देखोगे, है ना। और आप ये भी देखोगे कि जो वार्ड काउंसिल होती है, ठीक है, द वार्ड काउंसिल एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन कौन होते हैं, तो आपको उनके बारे में यहाँ पर क्या मिलेगी बेटा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है बेटा, हाउ डज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी, मतलब कि जो आपके नगर निगम है ना उसको पैसा कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट देती है या हम लोग टैक्स के रूप में देते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर जानेंगे। बेटा एक है एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट, अब यहाँ पर किसी एक कम्युनिटी का प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट का मतलब होता है बेटा विरोध होता है, ठीक है। आप भी क्या अपने माँ बाप के अगेंस्ट क्या कर देते हो, प्रोटेस्ट कर देते हो ना, ये सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो जाता है। कम्युनिटी का मतलब होता है बेटा लोग, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, लोग होता है, ठीक है। लोगों के लिए मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बोलते हैं, मतलब कि जब बहुत सारे लोग आ जाए ना, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी बेटा, कम्युनिटी बन जाएगा, मतलब कि ज़्यादा लोग जब एक साथ आ जाते हैं उसको कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध होता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मतलब कि नगर निगम को ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, नेक्स्ट बेटा, व्हाट हैज़ चेंज सिंस खाला रिटायर्ड, जब खाला रिटायर्ड होती है यानी कि सेवानिवृत्त होती है, होने के बाद से क्या क्या बदला है, तो इसमें हम एक लेडी खाला है उनके बारे में हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि खाला जब रिटायर होती है तो उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजमेंट आता है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका, व्हाट वॉज गंगाबाई, मतलब कि जो आपकी गंगाबाई है वो प्रोटेस्ट करती है किसी चीज़ के विरोध में, तो वो प्रोटेस्ट क्यों कर रही है, प्रोटेस्टिंग अबाउट, देखो व्हाट वाज गंगाबाई प्रोटेस्टिंग अबाउट, मतलब कि गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी, तो वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। आपकी अब एक लास्ट यूनिट और बचती है, उस लास्ट यूनिट का नाम क्या है बेटा, उसका नाम है आपका लिवलीहुड। क्या नाम है बेटा उसका नाम, लिवलीहुड। अब बेटा लिवलीहुड होता क्या है, क्यों ना इसको जान लिया जाए। बेटा लिवलीहुड का मतलब क्या है ये मैं अब आपको बता देता हूँ। बेटा लिवलीहुड यानी कि आजीविका। आजीविका क्या है बेटा, आप अपना जीवन जी रहे हो और जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं कौन कौन सी हैं, देखिए रोटी कपड़ा मकान, ये तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो बेटा रोटी कपड़ा मकान मतलब कि अगर आप इजीली अपनी लाइफ जीते उसके बाद आपको अदर फैसिलिटी चाहिए। तो आजीविका का मतलब ये कि किस तरीके से आप अपने जीवन को जीते हो, उस जीवन को जीने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा तो कमाना होगा, वो जीवन तभी तो थोड़ा सा ईजी होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर सब कुछ पैसे से मिलता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ देखेंगे। अभी आजीविका में ना हमने एक गांव का अध्ययन करेंगे जिसका नाम क्या है, कलपट्टू विलेज। क्या नाम है बेटा उसका, कलपट्टू विलेज, कलपट्टू विलेज, ठीक है। ये इंग्लिश में नाम है बेटा, ये हिंदी में नाम है, पढ़ लेना। और देखो जो मैं बेटा यहाँ पर लिखवा रहा हूँ ना ये सारी चीज़ें, मैं ये कह रहा हूँ बेटा अगर आपने ना टीचर से ना बोर्ड पे जो उसने लिखा और आपने वो अपनी कॉपी में उतार लिया ना, आपको सबसे ज़्यादा याद होगा। आप टीचर के सबसे चहेते स्टूडेंट एंड आप क्लास के ना मॉनिटर एंड पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, आप उनमें शामिल हो जाओगे, ठीक है। तो जो टीचर लिखता है ना, प्लीज़ आप कुछ नहीं कर पाते हो ना बेटा, तो वो बोर्ड से जो लिख रहा है, जो वो बता रहा है ना, प्लीज़ उसको लिखने की आदत बना लीजिए, ठीक है। आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, आप ना बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे, ठीक है। अगला है बेटा तुलसी। तुलसी कोई लेडी होती है, अब उनकी कहानी यहाँ पर दे रखी है। फिर शेखर, यहाँ पर ना नाम बता रखे हैं बेटा ये और उनकी कहानियाँ। फिर ऑन बीइंग इन डेप्थ, कर्ज लेने पर क्या क्या दिक्कतें होती हैं बेटा, यहाँ पर वो बताया गया कि देखो आपके पापा मम्मी भी तो कई बार कर्ज ले लेते हैं, कोई बैंक से कर्ज लेता है, कोई किसी गाँव में किसी रिश्तेदार से ले लेता है या गाँव में किसी किसी पर्सन से ले लेता है। तो बेटा जब कर्ज ले लेते हैं तो कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर रामलिंगम एंड जो आपका करुथम्मा है उनके, मतलब ये दो लोग हैं, इनकी हम एक स्टोरी देखते हैं कि वो किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं और उनके बीच में क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट बेटा आपकी टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। बेटा नागालैंड है ना, नागालैंड क्या है, किस किस ने सेवन सिस्टर के बारे में सुना है, आपको पता होगा। हमारा जो देश है ना, देखो इंडिया कैसे बना, चलो आपको आज इंडिया बना के दिखाता हूँ बेटा। आप सब ने देखा होगा, देखो इंडिया बनाना हो ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरे से सीख लो, काम आएगा। ऐसे किया, ठीक है, ओके ओके। देखो रफली तो आप बना ही लोगे ना कम से कम, इसके बाद ये फ़ायदा होगा। देखो आपको मैं लाइव क्लास में ना इसीलिए, और आपको मैंने यहाँ पर ना मैपिंग भी सिखाऊंगा, डोंट वरी यार, ठीक है। तुम स्टूडेंट हो यार मेरे, ओके हो गया, ये बन गया मैप इंडिया का, बस यही तो है इंडिया। तो बेटा जो यहाँ के जो स्टेट्स हैं ना, यहाँ के जो मतलब राज्य हैं, राज्य यानी कि स्टेट, बेटा जो स्टेट है ना यहाँ वाले, इनको हम बोलते हैं बेटा सेवन
सिस्टर। अब मेरे को ना आप ना अपने टीचर से पूछ के बताओगे, स्कूल टीचर से, या अपने घर वालों से पूछोगे कि 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट्स हैं। और बेटा वो 7 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 7 राज्य हैं। तो आप मेरे को बताओगे कौन कौन से हैं। उनमें से एक का नाम बता देता हूँ आपको, जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड ना यहीं पर पड़ता है, ठीक है। तो हम नागालैंड के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती होती है। अब सीढ़ीनुमा खेती क्यों हो रही है? बेटा आपको पता होना चाहिए, नागालैंड में ना पहाड़ हैं। क्या है बेटा? पहाड़, ठीक है। तो बेटा जहाँ पर हिल एरिया होगा ना, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती होगी। मतलब कि देखो, आप मान लीजिए हरियाणा में रह रहे हो, आप मान लीजिए आप पंजाब में रह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बेटा, प्लेन एरिया मिल जाते हैं आपको ना, इस तरीके से एरिया मिल जाता है। लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाके की बात करो ना, तो पहाड़ी इलाका अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो पहाड़ी इलाके में ना आपको ना फिर सीढ़ीनुमा ही खेती करनी पड़ेगी, इसलिए ये चीज़ें अलग हैं। जैसे पहाड़ तो भाई ऐसे होते हैं, तो यहाँ पर तो आप ऐसे ही तो खेती कर पाओगे। पहले यहाँ पर, यहाँ से पानी गिरेगा तो इस पे आएगा ऐसे, तो इसलिए वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती है। और यहाँ पर क्या, पानी डायरेक्ट चला जाता है भाई। यहाँ पर छोड़ेंगे तो पूरे में बहल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो भाई ऊपर से छोड़ोगे तभी आएगा नीचे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टेरेस फार्मिंग। क्या बोलते हैं बेटा? टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग। आई थिंक आपको सही से विजिबल नहीं हो रहा होगा, रुको मैं आपके लिए ना ये सीट हटा देता हूँ, ठीक है। अभी आपको शायद विजिबल ठीक हो जाएगा। ये हो गया। अब है बेटा नेक्स्ट, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मिंग इन इंडिया। बेटा भारत के जो खेती और मजदूर और किसान हैं, हम इसमें ये भी देखेंगे कि भारत के जो खेती हर मजदूर और जो किसान हैं, मतलब कि जो आपके एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। जो आपके फार्मर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर लेबरर्स और फार्मर्स का मतलब, फार्मर्स तो वही जो कृषि कर रहा है। अब कृषि ना कई बार अपने खेत में भी हो जाती है, कई बार दूसरे के खेत में भी। एग्रीकल्चर लेबरर्स का मतलब है कि आपके फादर के अलावा अगर आपका पूरा परिवार उस खेती में लगा हुआ है, तो बेटा वो एग्रीकल्चर लेबरर्स में होगा, मतलब खेती और मजदूर माने जाएंगे। और इसके अलावा आप कोई और काम करते नहीं, तो ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पर फिर एक स्टोरी आती है अरुणा और परिवेलन की। तो अरुणा परिवेलन की हमने यहाँ पर एक स्टोरी को भी पढ़ेंगे कि परिवेलन क्या बोलते हैं, अरुणा परिवेलन की क्या क्या स्टोरी है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर रूरल लिवलीहुड। तो लाइवलीहुड का मतलब यहाँ पर मतलब ग्रामीण जो आजीविका के साधन कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब एक गांव में रहते हो आप कैसे पैसे कमा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। एक होता है बेटा वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पर कैसे कैसे काम होता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप कभी अपने शहरों से गुजरते होंगे ना, आपने देखा होगा रेहड़ी लगा कर के लोग गोलगप्पे किसने खाए सड़क पर, तो बेटा वो वर्किंग ऑन द स्ट्रीट ही होता है। सब्जी की दुकान किस किसने देखी है सड़क पर, तो बेटा वो भी वर्किंग ऑन स्ट्रीट होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो बेटा नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चू मांझी। बच्चू मांझी एक रिक्शा वाला है, ठीक है। तो रिक्शा वाला है मतलब वो रिक्शा खींचता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ई साइकिल रिक्शा पुलर। तो मतलब कि जो रिक्शा वाला होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिक्शा पुलर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चू मांझी की एक कहानी दी हुई है, तो उस कहानी को देखेंगे कि वो क्या बताते हैं उस कहानी में। इन द मार्केट, तो बेटा यहाँ पर हम बाज़ार के बारे में देखेंगे, बाज़ार किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका हरप्रीत एंड वंदना। हरप्रीत एंड जो वंदना है ना, वो ना बिजनेस पर्सन है, तो वे किस तरीके से काम करते हैं वो सारी चीज़ देखेंगे। ओके। नेक्स्ट बेटा इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, मतलब जो कारखाना और कार्यशाला जो क्षेत्र हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, वो यहाँ पर हम मतलब कि जो लिवलीहुड वाली जो आपकी यूनिट है उन्हीं में ही ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट है बेटा इन द ऑफिस एरिया, और ऑफिस एरिया के अंदर किस तरीके से वर्क कल्चर फॉलो होता है वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे बेटा। इस तरीके से आपके 5 पेज हैं, मैं इनकी ना PDF आपको दे दूँगा और आप वहाँ से इनको आसानी से देख सकते हो। और अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बेटा, उसमें हम जो आपका फर्स्ट यूनिट है ना डाइवर्सिटी, बेटा हम इस डाइवर्सिटी वाली यूनिट को लेकर के आएंगे और इसमें हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी किस तरीके से हमारी होल लाइफ में वर्क करती है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनके आंसर लिखने कैसे हैं। आपका टीचर बोलेगा हमारे बच्चे के अंदर इतना पॉजिटिव बदलाव आ कैसे रहा है। और बेटा अगर वो पॉजिटिव बदलाव लेके आना है ना, अगर आपको पढ़ाकू बच्चा बनना है, मम्मी पापा का लाडला बनना है, ठीक है, तो बेटा वो आपको काम करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने पूरे सेशन को अटेंड किया और यहाँ पर आपको एक रूपरेखा मिली कि किस तरीके से करना है। देखो जब भी आप मेरी क्लास लोगे ना बेटा, तो यहाँ पर ना 2-3 चीज़ याद रख लेना। पहली बात तो विदाउट पेन ना बैठ मत जाना, विदाउट पेन विदाउट नोटबुक बैठना अलाउ नहीं है। पेन और नोटबुक तो बेटा होनी चाहिए और माइंड भी आपका यहीं पर फोकस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और सोचे जा रहे हो, बेटा क्लास है तो क्लास है, ठीक है।
वैसे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपका ध्यान भटके ना, मैं इस तरीके से आपको पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, आपको याद करने का मैं दूंगा नहीं कुछ भी, बस आपको यहीं पे पढ़ाऊँगा और आपको सब कुछ याद करवाऊँगा। क्लास के दौरान ही आप सबको सब कुछ याद करवा दूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों। अब क्लास के दौरान ही हम सारी चीज़ों को अब डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिए, जो कि आपका डाइवर्सिटी। अब मैं यहाँ पर चैप्टर्स का वैसे नाम नहीं लूँगा और मैं आपको कलेक्टिवली करवा दूँगा, जिससे कि आप इजीली याद कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों बाय, जय हिंद।